ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लिए हार्मोन की लोकेशन कहाँ होती है? ये क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम के लिए, जीपैट के लिए और जो भी कंपटीशन एग्जाम फार्मेसी के होते हैं जो आपको जॉब दिलवाएंगे उसमें मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर एक तरह का न्यूरॉन के अंत में पाया जाने वाला पदार्थ है जो हमें आसपास के होने वाले जो चेंजेस हैं उसकी सूचना हमारे शरीर को देता है और उसके आधार पर हमारा शरीर उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हुआ रिसेप्टर के बारे में। और अब जानते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि हमारे न्यूक्लियस यानी सेल में जो न्यूक्लियस पाई जाती है उसके अनुसार वहां पर वो वर्क करता है। तो इसके आंसर से आपको मालूम चल रहा है कि ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन ए न्यूक्लियस इसका सही आंसर हो रहा है। यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है उसका रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस पर उसकी लोकेशन होती है उसके एक्शन के लिए। चलिए कैसा लगा जरूर बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माइंट्रिक प्लेक्सिस को और किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि माइंट्रिक प्लेक्सिस क्या होते हैं। तो माइंट्रिक प्लेक्सिस जो होते हैं वो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और पेरिस्टलेटिक मूवमेंट हमारी बॉडी के वेस्ट यानी कि बाउल बाउल मतलब टट्टी को बाहर निकालते हैं। और ये जो है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई योगदान नहीं है। यहाँ पर इंटेंसिक नर्वस सिस्टम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि बॉल मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। और इसे हम ऑर्चब्रिज प्लेक्सिस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इन ऑप्शन में से जो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यही है माइंट्रिक प्लेक्सिस यानी कि ऑर्चब्रिज प्लेक्सिस। और इसका जो मूवमेंट है वो बॉल मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो रहा है यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि माइंट्रिक प्लेक्सिस को ऑर्बिच प्लेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड इनमें से किससे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड होता क्या है। एक्चुअली में ये एक ऐसा एसिड है जिससे कि जो दवाइयाँ बनती हैं वो हमारे ब्रेन को काल्म करती हैं यानी कि शांत करती हैं। और अगर कोई व्यक्ति डर के मारे या किसी भी इमोशन के कारण बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाता है यानी डिप्रेशन में चला जाता है या उसे डिप्रेशन महसूस होने लगता है तो उसे इस तरह की दवाइयाँ जो इस एसिड से बनती हैं दी जाती हैं। तो यहाँ पर अब इसका आंसर अगर हमें पता करना है तो देखिए न्यूरोट्रांसमीटर की जब भी बात होती है तो उसमें एल ग्लूटामेट आप देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में एल ग्लूटामेट है। अब दोनों में से तो कोई एक होगा। अब उसके बाद देखिए कि नीचे लिखा हुआ गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है ब्यूटेरिक एसिड में तो ऑप्शन डी में देखिए लिखा हुआ है बी यानी कि डी कार्बोक्सी यानी कि कार्बन का भी सिंथेशन होता है। इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा क्योंकि यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी सही आंसर हो रहा है। सो डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी के शरीर में पॉइजनिंग हो गई है तो चिलेटिंग एजेंट इनमें से किसका इस्तेमाल होगा। यानी कि जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इनमें से कौन सा चिलेटिंग एजेंट पॉइजनिंग के केस में इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चिलेटिंग एजेंट होते क्या हैं। चिलेटिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि मेटल आयंस को अपने में खूब अच्छी तरह से बांध लेते हैं और हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक मेटल है उसे बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन बी डाइमर कैप्रोल एक हेवी मेटल पॉइजनिंग एंटी एजेंट है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आर्सेनिक गोल्ड कॉपर और मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है तो डाइमर कैप्रोल देने से वो उस मेटल के आयंस को अपने में बांध लेता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि रैनिटीडाइन क्या है। और इसको आंसर जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि रैनिटीडाइन असल में है क्या और इसका इस्तेमाल क्या होता है। रैनिटीडाइन एक ऐसी दवा है जो हमारे पेट में मौजूद एसिड के रिफ्लेक्स को कम करता है। अगर इनडाइजेशन हो गया यानी अपच हो गया उसे ठीक करता है।
अगर गैस के कारण हमारा हार्ट बर्न हो रहा है, जलन हो रही है हार्ट के आसपास, उसे ठीक करता है। और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज को ठीक करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एसिड रिफ्लैक्स को ठीक करने के साथ साथ गैस से जुड़ी मामलों में डॉक्टर के द्वारा मरीज को प्रिस्क्राइब की जाती है। अतः ये जेंटेक के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें 4 रिसेप्टर दिए गए हैं और इसमें H2 रिसेप्टर यानी कि H का मतलब होता है हिस्टामिन और एंटागोनिस्ट, ये जो है ये पेप्टिक अल्सर को और साथ ही साथ रेक्टम या गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है, जिसे कि हम लोग जॉलिंजर एलिसन डिजीज भी कहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगती है पेट में। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, H2 एंटागोनिस्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी फंगल ड्रग फल्कोनाजोल इनमें से किस क्लास से संबंध रखता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एंटी फंगल ड्रग होते क्या हैं और फल्कोनाजोल किस टाइप में आता है। एंटी फंगल मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है। फंगस सॉइल में होते हैं, हवा में होते हैं, हमारे स्किन पर होते हैं, जिससे कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन, नील का इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। उसके अलावा सांस लेने में भी इन्फेक्शन हो जाती है फंगल के स्पोर के कारण, जिससे कि रिस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है। और जिनका इम्यूनी सिस्टम कमज़ोर होता है वे फंगल इन्फेक्शन के से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर फ्लुकोनाजोल जैसे एंटी फंगल आखिर क्या काम करते हैं, तो ये किल कर देते हैं उसके स्टॉप और ग्रोथ ऑफ फंगाइस, यानी कि फंगल के ग्रोथ को वो रोक देते हैं, उनके स्पोर को नष्ट कर देते हैं और इसीलिए इन्हें एंटीबायोटिक एजेंट भी कहा जाता है। बात की जाए फ्लुकोनाजोल की तो इसमें ट्राइजोल एजेंट होते हैं जिसमें एजोल भी कहा जाता है और ये 5 मेंबर वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एटम और एक नॉन कार्बन एटम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है, एजोल। एजोल इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमेंटाडाइन ड्रग किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो जब आप एमेंटाडाइन के बारे में जानना चाहोगे, अगर बुक्स में देखोगे या नेट पे देखोगे, तो ये 2000 इस साल से पहले जो इसका इस्तेमाल किया जाता था इन्फ्लुएंजा के लिए किया जाता था, लेकिन इसका एक और यूज़ है कि एंटी पार्किंसन ड्रग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एंटी पार्किंसन ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के मसल्स पर उसके ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता, यानी कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है और इसके लक्षण 3-4 स्टेज में दिखाई देते हैं। इसमें व्यक्ति का मसल्स जो है अपने आप पहले हाथ कांपना होता है, वो इसका पहला सिम्टम हुआ और धीरे धीरे व्यक्ति अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं रख पाता और बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस तरह से इसका 2 इस्तेमाल है, एक है एंटीवायरल और एक है एंटी पार्किंसन, जो बताना जरूरी था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंटीवायरल। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को इन चारों ऑप्शन में से क्या डाल दिया जाए कि यह आइसोटोनिक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। जब कोई मरीज उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है यानी पानी की कमी हो जाती है, तो उसे जो सॉल्यूशन हॉस्पिटलाइज होने पे चढ़ाया जाता है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन में कुछ मात्रा में डिजॉल्व पार्टिकल जैसे कि सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिनमें सम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन यानी उसका जो और प्रेशर है उसी के जैसा कंसंट्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन का होता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन से कम होता है। इसीलिए जब किसी मरीज को पानी चढ़ाई जाती है तो कंसंट्रेशन कम होने के कारण पानी आसानी से हमारे शरीर में चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या मिला दिया जाए कि उसका कंसंट्रेशन आइसोटोनिक हो जाए। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और आयंस या जो भी पार्टिकल्स है उसके लिए जगह होती है और अगर हम इन चारों में से कोई भी मिला दें तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा। लेकिन ऐसा मेडिकल फील्ड हमें ये देखना होगा कि कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है,
तो सोडियम क्लोराइड, चूंकि नमक हमारे शरीर में पहले से मौजूद है, तो सोडियम क्लोराइड अगर हम डालते हैं उस सॉल्यूशन में तो वो हाइपोटोनिक से आइसोटोनिक हो जाएगा, और अगर ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं छोड़ेगा। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि मिल्क में मौजूद पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए नीचे दिए गए कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपने होस्ट को बीमार करने की क्षमता रखते हैं। WHO ने बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को लिस्ट किया है, जिनमें हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, पैरासाइट और केमिकल्स प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया भी शामिल हैं। अब बात करें यहाँ आंसर की, तो यहाँ पर जो प्रोसेस आपको दिया गया है इसमें करीब करीब सभी में से बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो मिल्क के लिए सभी प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पास्चुराइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत ज़्यादा गर्म करके उसे जल्दी से ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस में दूध में मौजूद सभी हानिकारक सूक्ष्म जीव यानी कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं और हमारा दूध स्वस्थ रहता है 2 दिनों तक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन बी पास्चुराइजेशन इज द राइट आंसर। सैल्यूटेटरी कंडीशन में इनमें से क्या होता है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। यानी कि जब सैल्यूटेटरी कंडीशन की बात आती है तो क्या एक्सॉन का डायमीटर बड़ा हो जाता है, क्या डीमाइलेशन हो जाता है, क्या साइनेप्स की प्रेजेंस आ जाती है, या माइलिनेशन हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सैल्यूटेटरी कंडीशन होती क्या है। तो सामने जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हमारी एक तंत्रिका कोशिका का पिक्चर है, यानी इसे हम न्यूरॉन्स की सेल्स कहते हैं। और जब सूचना यहाँ से यहाँ आनी होती है तो ये संदेश जो है ये बीच से होते हुए जाता है। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बीच से ये सूचना ना होकर के जंप करके जाने लगते हैं इस प्रकार, यानी ये जो बीच में गैप है इसको वो छोड़ देते हैं और जंप कर करके इस छोर से इस छोर तक पहुंचते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं माइलिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। माइलिनेशन इज द राइट आंसर फॉर सैल्यूटरी कंडीशन, यानी कि सैल्यूटरी कंडीशन में जब सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीच के स्थान को छोड़ करके जंप करके जाती है तो इसे माइलिनेशन कहा जाता है।